यस, हाँ जी, हेलो। आज मैं आपको डीएलएड सेकंड सेम के जो बच्चे हैं, मैं आज आपको हिंदी में डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा, मैं आज आपको बताऊंगा। पहले जो अपने पाठ में आपको बताए थे कि पठन से क्या मतलब आपका तात्पर्य है, और पठन से संबंधी जो भी आपके टीचिंग्स मेथड्स जो भी आपके थे वो हम आपको सब कुछ बता दिए थे। आज हम आपको बताएंगे सेकंड सेम में आपके पाठ नंबर 2 से आता है अर्ध आपका शिक्षण। सबसे पहली जो बात है, सबसे पहली तो बात यह हमें जाननी है कि वास्तविकता में आखिर ये है क्या। तो अगर हम बात करें तो जो अपना हिंदी साहित्य है, साहित्य को आप लोग जानते हैं क्या है? साहित्य से मतलब है कि जिसमें भाई संपूर्ण आपके समाज का, संपूर्ण आपके देश का लाभ हो, हित हो, वही आपका साहित्य होता है। चाहे हम आपका बंगला साहित्य पढ़ें, पंजाबी साहित्य पढ़ें, उर्दू साहित्य पढ़ें, हिंदी साहित्य पढ़ें, अंग्रेजी साहित्य पढ़ें, तो कहीं ना कहीं जो कुछ भी साहित्य है वह क्या करता है कि वह साहित्य जो भी आपका विश्व है, जगत है, दुनिया है, दारी है, सबके लाभ के लिए वह समझा जाता है और वह जाना जाता है। तो अब बात यह है कि हम किसी भी साहित्य को, यहां पर एक आपका आता है शब्द आता है विधा, है ना। ये आपका शब्द है विधा का मतलब है तरीका कह सकते हैं, प्रकार भी कह सकते हैं, प्रकार, और तरह भी कह सकते हैं, तरह से, है ना। तो हिंदी साहित्य को कितने प्रकार से व्याख्यान्वित किया जा सकता है, बताया जा सकता है, बोला जा सकता है, कहा जा सकता है, तो वह आपको शायद आपको ध्यान हुआ कि जब आप लोग कक्षा 9 और 8 में पढ़ते थे तब आपकी जो भी पुस्तक होती थी तो आपको उसमें गद्य संकलन और पद्य संकलन, इन दो के नाम से आपको पुस्तकें मिलती थी। और जो आपका पद्य होता था, पद्य संकलन में आपको दोहे, चौपाई, सोठा, कुंडली कुंडली, गीत, है ना, ये तमाम प्रकार की आपको विधाओं में आपको कविताएं सुनने को मिलती थी या पढ़ने को मिलती थी। और जो आपका गद्य साहित्य जो होता था, गद्य संकलन की जो पुस्तकें होती थी, गद्य संकलन की पुस्तकों में आपकी आलोचना, निबंध, आपके कहानी, आपके उपन्यास, आपके ये चीजें वहां पर दिखाई जाती थी, है ना। तो क्या है कि हिंदी साहित्य को वैसे तो मूलतः है 2 भागों में ही बांटा गया है। पहला आपका पद्य है, दूसरा आपका प्रोज़ा का गद्य है। अच्छा, तीसरा अगर कोई पूछ बैठे कि हिंदी साहित्य को वैसे कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको 3 भागों में बांटा गया है, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य और एक चंपू काव्य, भाई आप बोलते चंपू। वह क्या होता है कि वह गद्य और पद्य का मिश्रित एक रूप होता है। तो आपके हिंदी साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है, गद्य, पद्य और चंपू में। तो हम आज आपके बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की गद्य विधा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्या है, बैठ के हम आपसे वो करते हैं बात। तो ये क्या है कि ये जो आपका साहित्य है, गद्य जो आपका साहित्य है, यह साहित्य की ही एक प्रमुख विधा है या एक प्रमुख प्रचार है, प्रमुख आपका प्रकार है। अच्छा, जब हम आपका साहित्य
लोचन जब हम आपका पढ़ते हैं, काव्य शास्त्र जब हम पढ़ते हैं कि कहाँ से जो काव्य है, यह सब बातें कहाँ से चालू हुई, कैसे चालू हुई, तो सबसे पहले जो हमारे सामने आता है नाम, वह आता है विश्वनाथ साहब का। आचार्य विश्वनाथ ने अपने नाटक के बारे में और भी बातों के बारे में बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे व्याख्यान दिए। अच्छा, और वही विश्वनाथ साहब के जो विद्यार्थी थे, इनमें आपके भामे हैं, दंडी आपके कुंतल हैं, और मठ है आपके, आनंद वर्धन है आपके, तो ये सब जो हैं, ये सब साहित्यालोचन के आप आपके शास्त्री लोग हैं। तो ये बहुत सारी सूक्तियाँ, बहुत सारे श्लोक बताए, और तभी उसके साहित्य लोचन के जो प्रमुख जो मास्टर माने जाते हैं, वह हैं विश्वनाथ, और आचार्य विश्वनाथ के जो प्रमुख जो उनके विद्यार्थी हैं, वह आपके दंडी। तो वह यह कहते हैं कि जो भी आपका छंद शास्त्र के गुण तथा मात्राओं के बंधन से जो भी आजाद है, वह आपका क्या होता है, गद्य साहित्य होता है। क्योंकि हम वहाँ पर यह नहीं देखते कि यह दोहा है, यह चौपाई है, यह सोठा है, यहाँ पर 13 मात्रा आएंगी, यहाँ पे 11 मात्रा आएंगी, चौपाई है 16 मात्रा आएंगी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो आपके अलंकार, अस, रस आपके और मात्राएं वगैरह के जो बंधनों से बिल्कुल फ्री है, वह आपका गद्य साहित्य कहा जाता है। अच्छा, दूसरी बात है कि आधुनिक जो भी आपका गद्य साहित्य है, वह आपका 19वीं सेंचुरी से, यानी कि 19वीं शताब्दी से वह आपका प्रारंभ हुआ, है ना। उससे पहले जो कुछ भी हम गद्य साहित्य देखते थे, वह सब हमको ब्रज भाषा में देखने को मिलता था। उससे पहले हम जो कुछ भी गद्य साहित्य देखते थे, वह आपका थोड़ा बहुत ब्रज भाषा में पाया जाता था। और से पहले 19वीं सेंचुरी से पहले जो कुछ भी हिंदी में था, वह आपका प्रोज में आपका बहुत ही शॉर्ट था, बहुत कम था। और फिर जब यह 19वीं सेंचुरी में पैदा हुआ, तो धीरे धीरे विकास में की जो प्रवाह वेग था, बहने का जो वेग था, इसके चलने का जो वेग था, वह बहुत ही अत्यंत वैसा था, मंदा था, मतलब बहुत धीमे धीमे यह जा रहा था। लेकिन तभी साहित्य के क्षेत्र में प्रथम आपके एक पोएट आपके आते हैं, और वह क्या करते हैं कि वह गद्य और पद्य दोनों में ही अपनी बातों को कहते हैं, और वह नाम होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विचार से ही या परिश्रम से ही गद्य साहित्य का जो विकास था, वह बहुत तीव्र गति से चालू हो गया। और प्रोज में आपके, यानी कि गद्य साहित्य में जो भी उन्होंने साहित्य की शैलियों में जो भी विविधताएं और जो काम उन्होंने किए, जो विचार उन्होंने किए, वह भारतेंदु के साथ के जो साहित्यकार थे, मतलब समकालीन जो भी उनके साहित्यकार थे, चाहे वे आपके पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, हजारी प्रसाद जी हों, है ना, ये कई सारे जब ये गद्य साहित्य पर काम करने वाले जब ये विद्वान आ गए, लेखक आ गए, तो फिर क्या हुआ कि आपके गद्य साहित्य में फिर बहुत सारे साहित्यकारों ने काम करना प्रारंभ
कर दिया। और विषय और शैली की विविधता में, प्रौढ़ता में भाषा का परिमार्जन और भाषा का भी विकास उसमें 20वीं सेंचुरी में आकर के पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बचा खुचा काम जो था वो भारतन जी का उन्होंने ऐसा किया। अच्छा, और यह जो वाक्य है आपका, जो भी परिभाषा है वह है कि भाषा में हम अपनी बोलचाल या किसी भी कार्य या प्रयोजन को लेकर के जब हम भाषा के किसी भी लिखित या फिर अलिखित रूप में, मौखिक रूप में हम क्या करते हैं कि गद्य का ही प्रयोग करते हैं। मतलब जब हम कोई बात करते हैं, बोलचाल करते हैं, तो हम पद्य साहित्य में नहीं कहते, हम अपनी बात को बिना मात्राओं के, बिना बंधनों के, बिना उसके हम कहते हैं। तो वह जो बोलचाल का जो था रूप, वही फिर आपकी कहानियों में होने लगा वर्णित आपके, और कहानियों में वर्णित होते होते फिर जिस तीव्र गति से वह अपने चरम पर पहुंचा, वह चीज़ बहुत ही देखने के काबिल थी, है ना। और दूसरा बात यह है कि जितनी भी गद्य साहित्य है वह पद्य साहित्य के समान इतना ज़्यादा विशालकाय नहीं है, क्योंकि पद्य साहित्य बहुत पहले से लिखा जा रहा है। महाकवि वाल्मीकि से लेके जो कुछ भी लिखा गया, वीर गाथा काल, मध्यकाल, भक्ति काल, और ये भाई आपका रीतकाल, ये आधुनिक काल, वर्तमान काल, प्रगतिवाद, ये जो कुछ भी आए वो सब पद्य में आए। जबकि गद्य साहित्य का पूरा का मतलब 1900 से पहले सब कुछ जो कहा जा रहा था वह पद्य साहित्य में ही कहा जा रहा था। तो जब देश के संविधान ने मातृभाषा हिंदी को देश की भाषा बना दिया, राष्ट्रभाषा की जब संज्ञा दे दी, तो एक संपूर्ण भूभाग में, मतलब भारत के एक बहुत बड़े आपके विषय, आपके उसमें प्रकार में, क्षेत्र में जब हमको ज्ञान देने का माध्यम जब वो प्रकट हुआ, तो वह माध्यम भी गद्य साहित्य के माध्यम से ही प्रकट हुआ। और गद्य साहित्य के जितने भी आपके रूप थे वह सब एक ही धारा में बड़े तीव्र वेग से सामने की तरफ को प्रस्तुत हो गए। और सबसे बड़ी बात अभी आवश्यकता अनुसार गंभीरता से बौद्धिक और जितने भी वैज्ञानिक विषय थे उन सब की विवेचना के लिए, चाहे आपका विज्ञान हो, भूगोल हो, केमिस्ट्री हो, रसायन शास्त्र हो, इतिहास हो, उन सबको कहने के लिए भी हिंदी का ही ये जो प्रोज मेथड था आपका गद्य साहित्य, यह ही काम में लाया। आप चाहे अब आप सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, संगीत पढ़ते हैं, कला पढ़ते हैं, बाल विकास पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, लेकिन वह सब आपके हिंदी की यही एक विधा आपकी गद्य साहित्य में ही वो सब कुछ लिखा हुआ है, और वह गद्य साहित्य में ही आपके सामने प्रस्तुत भी किया गया है। अच्छा, दूसरी बात है कि पारिभाषिक शब्दावली और वास्तविक आपकी शैलियों की बनावट में दूसरे आपके जो भी आपके ललित साहित्य थे, मतलब साहित्य के जितने भी प्रकार थे, वेग थे, वह चाहे आपके किसी भी प्रकार में, आप आलोचना में हो, निबंध में हो, वह हम आज प्रस्तुत नहीं पाएंगे आपके सामने कर। और दूसरी बात यह है कि हमने गद्य साहित्य में कार्य करने के लिए फिर गद्य साहित्य की ही बहुत सारी शैलियों को बनाया, जो कि आपके पत्र हैं, आलोचना है, और समीक्षा है, कहानी है, रिपोर्टाज हैं, और संस्मरण आपके
निबंध आपके, बहुत सारी शैलियाँ हमने उसमें विकसित की। तो ये था आपका कि गद्य साहित्य क्या है और गद्य साहित्य की परिभाषा क्या है। भारतेंदु साहब के द्वारा ये चीज़ चालू हुई और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस साहित्य को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, है ना। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि जो भी आपके मात्रा, बैर, अलंकार वगैरह से फ्री है, वह सब कुछ आपका गद्य साहित्य ही कहा जाएगा। अच्छा, दूसरा अगर हम आपका पॉइंट लें, दूसरा हम आपका जब हम पॉइंट लें तो वह है कि हम बालकों को ये जो साहित्य है, गद्य साहित्य का ज्ञान क्यों देते हैं, गद्य के बारे में प्रोज टीचिंग के आखिर उद्देश्य क्या है। जो भी आपके सामने है, आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, पत्रिका पढ़ते हैं, वो सब कुछ गद्य साहित्य ही है या गद्य साहित्य का प्रकार ही है। और गद्य साहित्य आपके शिक्षण के उद्देश्य है। सेकंड पॉइंट हमारा तो ये सबसे बड़ी बात है कि जब हम भाषाई ज्ञान और भाषा का जो विचारों के आवेग का जो उद्देश्य है वह है कि विद्यार्थियों में विचारों की आपकी शक्ति है वह तीव्र गति से विकास करे और विद्यार्थी अपने विचारों को एक सही भाषा के माध्यम से प्रभावी ढंग से सामने वाले को बता सकें या अपने जो उनके मन की जो बात है वह एक बहुत ही व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत पाएं कर। तो सबसे पहले तो यह है कि ये जो आपका गद्य साहित्य जो है ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये विचारों को व्यक्त करने का एक बहुत ही प्रभावी आपका एक साधन माना जाता है। और गद्य साहित्य के उद्देश्य जो हैं वह बहुत प्रकार से हैं, कई प्रकार से हैं। पहला उद्देश्य जो है वह है कि विद्यार्थियों को वाक्य, वर्ण और जो भी उसमें जो भी शब्द दिखाए गए हैं उन शब्दों की सही जानकारी विद्यार्थियों को देना कि जो भी बालक छात्र अपने वाक्यों को कह रहा है या जो वाक्य को वो पढ़ रहा है उसमें कौन से शब्द प्रयोग किए गए हैं, कौन सी शैली प्रयोग की गई है, कौन सा सही शब्द है, कैसे कहा जाएगा, उसको कैसे बोला जाएगा, यह सबसे सही जानकारी हम बालकों तक पहुंचाएं। ये आपका पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि छात्रों के विचारों को, शब्दों को हम क्या करें कि बालकों को अपनी लोकोक्तियों, मुहावरे और जो पुरानी जो शैलियां हैं उनके बारे में बताएं ताकि उन सबको सीख करके, गाथाओं को सीख करके, कहानियों को सीख करके बालकों का जो शब्दकोश है, जो ज्ञान कोश है वह थोड़ा सा विस्तृत हो और विद्यार्थियों को अधिक से अधिक भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त हो। अच्छा, तीसरा है कि तीसरा पॉइंट है कि आपके विद्यार्थी जब आपके विचार में हो, जब कोई चीज सोच रहे हो, चिंतन में हो, तब वह सूचीवार तरीके से स्पष्टता और क्रमबद्धता और वाक्यों का जो परिमार्जन है वह भी अपने मन में पैदा करें। अच्छा, चौथा बात पॉइंट है वह है वाक्यों में प्रयुक्त आपके जो भी आपके वर्ण, आपके जो शब्द रूप हैं वह क्या क्या उनमें दोष हैं यह भी जानने की योग्यता विद्यार्थियों में प्रस्तुत हो, मौजूद हो।
पॉइंट नंबर 5 कहता है कि छात्रों को बहुत ही आकर्षक गद्य साहित्य के उद्धरणों के संकलनों की प्रेरणा देनी चाहिए। मतलब विद्यार्थियों को कहना चाहिए कि आप मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियों को पढ़ें, आप रियलिज्म के बारे में बात करना चाहते हैं तो देवकी नंदन खत्री साहब के उपन्यास पढ़ें, है ना। तो क्या है कि हम छात्रों को बताएं कि वह उपन्यास, कहानियों के संग्रह, पत्रिकाएं, मैगजीन्स वगैरह का संग्रह करें, संकलन करें और उनको बार बार देखते रहें। पॉइंट नंबर 6 है कि छात्रों के हृदय में भाषा को कैसे सही प्रकार से बोला जाए और भाषा के प्रति उनकी कितनी ज्यादा जिम्मेदारी है, यह गंभीर भाव भी छात्रों में पैदा होना चाहिए। तो हमको क्या है कि जब हम गद्य साहित्य का ज्ञान दें तो छात्रों के भीतर भाषा को जानने की, सीखने की और उसको मानने की भी एक जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7 अब कहता है कि ज्ञान क्षेत्र के विकास और चरित्र चित्रण करने की योग्यता भी विद्यार्थियों में उपलब्ध हो। मतलब हम अगर किसी व्यक्ति के बारे में उसका संपूर्ण विस्तृत ब्यौरा भी अगर हम देना चाहें तो हम एक बहुत ही अच्छी भाषा के माध्यम से, एक अच्छे प्रकार से, एक अच्छी ढंग से हम उसको सौंपें। अच्छा, पॉइंट नंबर आपका 8 है। वह कहता है कि जो इतनी आपकी लेखन की शैलियां हैं, लेखन की शैलियों के परिचय द्वारा कि कौन सी शैली लेखन की कौन से सन में किस प्रकार से बनी, यह सब जानकारी बालकों को दी जाए और उन लेखन शैलियों के विकास की भी जो पूरी जानकारी है और विकास के बारे में बालकों की सहायता की जाए और उनको उस संबंध में बहुत अत्यधिक ज्ञान दिया जाए। अच्छा, पॉइंट नंबर 9 है कि छात्रों को उचित लय, मतलब किस शब्द को कैसे उतार चढ़ाव करना है, कौन से शब्द के बाद कौन सा आएगा शब्द, तो यह सब भी अब अनुस्वार सस्वर वाचन करने की भी योग्यता विकसित की जाए कि वह जब बोलें, जब बोल करके वाचन करें, स्वर के साथ वाचन करें, तब वह एक काम करें कि वह किस बात को कहाँ तक जाना है, लेके कैसे बोलना है और किसको धीमे स्वर में बोलना है, किसको, तो ये सब भी जानकारी बच्चों में मौजूद हो। और पॉइंट नंबर 10 आपका कहता है कि छात्रों को सस्वर वाचन के साथ साथ वह बिना कुछ बोले मौन पाठन में उनको होशियार बनाया जाए, क्योंकि वह बिना शोर किए भी अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ते रहें। यह जो विचार है, यह जो योग्यता है, यह जो प्रतिभा है, यह छात्रों में ढंग से विकसित की जानी चाहिए। अच्छा, पॉइंट नंबर आपका जो 11 जो आता है आपकी पाठ्य पुस्तक से, वह कहता है कि छात्रों की जो सोचने की शक्ति है, जो कल्पना की शक्ति है, जो जानकारी, जो बोध निरीक्षण की जो शक्ति है, जो स्वयं के विचारों की विवेचना करने की जो शक्ति है, वह भी विकसित की जानी चाहिए या वह भी विकसित करना चाहिए। अच्छा, पॉइंट नंबर 12 है कि छात्रों को रचनात्मक और सृजनात्मक दोनों ही प्रतिभाओं का उनमें विकास करना चाहिए। मतलब हम छात्रों को कहें कि आप 4 पंक्तियों की पोएट्री लिखें, एक कोई छोटा सा शॉर्ट से लिख के दें, कि इसी पे आलेख प्रस्तुत करें, कोई लेख प्रस्तुत करें, भाव प्रस्तुत करें, निबंध प्रस्तुत करें। ज़्यादा से ज़्यादा लेखन संबंधी गद्य का जो काम है वह हमें छात्रों को ही देना चाहिए, ताकि वह स्वयं काम करें और स्वयं उसको सीखें। पॉइंट नंबर 14 कहता है कि छात्रों में मानसिक, बौद्धिक और तार्किक शक्तियों का भी विकास हमें करना चाहिए। मतलब कि हमको ये चाहिए कि छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास, बौद्धिक शक्ति का विकास, तार्किक शक्ति का, क्योंकि उनमें तर्क करने की भी
क्षमता हो और दूसरे किसी भाव पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो चीज़ जानने की भी क्षमता हो। और पॉइंट नंबर 15 कहता है कि छात्रों को गद्य साहित्य की समीक्षा करने के योग्य बनाना, कि अगर हमने किसी की स्टोरी पढ़ी है, उपन्यास पढ़ा है, तो हम उसका पूरा सार तत्व जो है, वो निष्कर्ष जो है, वह हम छात्र ही क्या क्या उसके गुण दोष हैं यह स्वयं ही बताने के काबिल हो जाएं। तो हमको छात्रों में ऐसी योग्यता भी विकसित करनी चाहिए। तो ये आपके बालकों को हम ये जो प्रोज जो है गद्य का ज्ञान क्यों हमको अध्यापन का देना चाहिए, तो ये कुछ 15 पॉइंट्स के माध्यम से हमने आपको बताया। तो ये प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हम गद्य के माध्यम से छात्रों में शब्द व सूक्ति भंडार और चित्त आपके आरोह वरोह और वाचन करने की आपकी योग्यता और छात्रों की विचार शक्ति का विकास और भिन्न भिन्न लेखन शैलियों का परिचय करवाना ही गद्य साहित्य का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि ये सारे काम, क्योंकि विचारों को ऊपर नीचे करना, लयबद्धता पे ध्यान देना, वाक्यों के जो ढंग पे ध्यान देना, वाक्यों के व्याकरण पे ध्यान देना, भाषा की विशुद्धता पे ध्यान देना, तो ये सब कुछ गद्य साहित्य के ही प्रमुख उद्देश्य हैं। और सामान्य उद्देश्यों के साथ साथ में ये तो कुछ हमने आपको सामान्य बताए, लेकिन कुछ विशेष उद्देश्य भी होते हैं। विद्यालय में जो पाठ पढ़ाए जाते हैं गद्य के, वह उनमें से कुछ पाठ विचारात्मक होते हैं, विचार करने योग्य होते हैं, कुछ पाठों में आपकी सूचनाएं होती हैं और कुछ पाठों में वर्णनात्मक होते हैं और कुछ भावात्मक, कुछ गाथात्मक और कुछ चरित्र को बनाने में सहायता करने वाले सिद्ध होते हैं। मतलब जैसे जैसे हम पाठ पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे उसमें सीख होगी, वैसे वैसे ही हम छात्रों के भीतर वो भाव उत्पन्न कर पाएंगे। अच्छा, और तथा दूसरे जो कुछ पाठ होते हैं वे वैज्ञानिक होते हैं, भौगोलिक होते हैं, ऐतिहासिक होते हैं, सामाजिक होते हैं। तो ये सब भी गद्य में सीख करके हम विद्यार्थियों को कई बिंदुओं की जानकारी को प्रदान कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जो भी पाठ हम गद्य साहित्य में पढ़ते हैं, वह उसका विशिष्ट उद्देश्य जो है वह गद्य पाठ में ही समाहित होता है, निहित होता है ना। तो ये आज आपके थे गद्य साहित्य की परिभाषा और गद्य साहित्य को पढ़ाने के उद्देश्य। नेक्स्ट पॉइंट में हम आपको बताएंगे गद्य के कितने पार्ट्स, अंग क्या हैं, तो वह भी हम आपके, और गद्य साहित्य को पढ़ाने की क्या क्या विधियां हैं, तो ये भी आपको मैं ज्ञान दूंगा। परंतु आज के लिए इतना ही काफ़ी है। DLED सेकेंड सेम के जो बच्चे हैं, मैं उनसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आपके HOD साहब ने जो भी आपको आपके चार्ट्स, प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट से संबंधित जितने भी आपको काम बताए हैं वह आप करें और शीघ्र से शीघ्र विद्यालय की ईमेल आईडी पे आप उसको PDF के माध्यम से उसको सेंड करें, भेजें, क्योंकि इस बार विद्यालय के आंतरिक मूल्यांकन पर ही आपका परीक्षा फल बनाया जाएगा। तो अब आप अपने प्राध्यापकों के मार्गदर्शन पर ध्यान दें। और महामारी अभी भी आपके शहर में फैली हुई है, तो कम बाहर निकलें, सेफ रहें और अपने आप को ध्यान दें और अपने पाठ पे, अपने उद्देश्य पे पूरा ध्यान केंद्रित करें। मैं यही विचारों के साथ मैं प्रशांत कुमार मिश्रा आपसे विदा चाहता हूँ। शुभ अपराह्न आपको। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का। आभार। DLED सेकेंड सेम।